हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने इन सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना, जो भी आपके क्लास के सहपाठी होंगे, जो भी आपके मित्र होंगे, ठीक है, जो भी अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे, उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और आज के सभी इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए इसका सबसे पहला सवाल है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। ठीक है, तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये जो कहना था ना, ये मैटरनिक का कहना था। किसका कहना था? मैटरनिक का कहना था। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वीकली टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, ये फाइनल एग्जाम के लिए और आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम या फिर मिड टर्म का जो एग्जाम होता है, वो सभी एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर सवाल पे हम लोग। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, नेपोलियन को, दिदरो को, रूसो को, वाल्टेयर को। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत को जो कहा जाता है, ये रूसो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रूसो को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सामाजिक उपबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इस बुक का लेखक, राइटर का क्या नाम था? तो इसका नाम था रूसो, याद रखिएगा, रूसो। ठीक है, सामाजिक उपबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कभी कभी लिखता है हिंदी में, तो याद रखिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक रूसो है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं डियर। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन जो हमारे पहले से पृथ्वी पे अवेलेबल है, यानी कि हम लोग कहते हैं भगवान की देन है, इस टाइप से हम लोग जो कहते हैं, जो पहले से हमारे पृथ्वी पे जो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरल रूप से, तो भूमि, भवन, मानव की योग्यता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें भूमि क्या है? ये एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। भवन तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये तो हम लोगों ने बनाया है, ये तो मानव निर्मित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसी तरीके से मानव की योग्यता, आप क्या कर सकते हो, ठीक है, क्या आप पढ़ सकते हो, कोई काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये योग्यता क्या है? ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये कोई प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, भूमि यानी लैंड जो है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि जो संसाधन है वो कितने प्रकार से हैं, ठीक है, और किस किस रूपों में हैं। चलिए 5वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो देखिए लोहा किस प्रकार का संसाधन है? ठीक है, नवीकरणीय योग्य, जैव, प्रवाह, अनवीकरणीय योग। तो यहाँ पे दो बातें सामने निकल कर आ रही है, नवीकरणीय योग, अनवीकरणीय योग। ठीक है, नवीकरणीय योग्य किसके कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो उसे हम पुनः निर्मित कर सकते हैं, जिसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, वो हमारा नवीकरणीय होता है। और अनवीकरणीय, जो एक बार हम अगर किसी चीज़ों को प्रयोग कर देते हैं, जो भी संसाधन है, अगर उसको हम एक बार प्रयोग कर देते हैं और वो खत्म हो जाता है ना, तो वो संसाधन वो क्या कहलाएगा? अनवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो बताओ, लोहा नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय? जैव तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा ना, नवीकरणीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये एक बार हमारे यूज़ कर लेते, फिर हम लोग बाद में यूज़ नहीं करते। मतलब हमारे पृथ्वी पे जो भी ये संसाधन अवेलेबल है, ये अगर किसी कारण से ख़त्म हो जाता है तो क्या फिर से हम लोहा बना नहीं हो सकता है ऐसा। ठीक है, और इसके बाद जैव संसाधन, ये इसमें जान तो होता नहीं है, प्रवाह तो होगा नहीं, अनवीकरणीय संसाधन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये एक बार खत्म होने पे ये अनवीकरणीय हो जाएगा। और कौन कौन से अनवीकरणीय में आ जाएगा? जैसे कोयला। ठीक है, कोयला भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? खत्म होते जा रहा है। पेट्रोलियम, पेट्रोल वगैरह जितने भी खनिज, ये सारे आपका अनवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है दिया हुआ कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड।
तो जो काली मृदा पाई जाती है ना, काली मिट्टी, ये आपका पाया जाता है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन है तो वन, जल, पवन ऊर्जा, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें वन, जल, पवन ऊर्जा, ये सभी जो है ना ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, देखिए पवन तो खत्म होगा नहीं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग पवन को बार बार से हम लोग पवन से क्या कर सकते हैं, उससे ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं, उससे हम लोग विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। जल का भी आपको पता है कि हमारा क्या होता है, जल चक्र है ना, जल आता है फिर भाप से उड़ता है फिर बर्फ बनता है, इस टाइप से इसका चक्र होता है। वन भी हम लोग खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन में सभी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्या है, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है। ठीक है, या फिर ऐसा सवाल हो सकता है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग किस अथवा भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बेल्जियम में जो है ना डच जो भाषा है ना, ये 80% लोग, ठीक है, लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक जो है सबसे ज़्यादा जो है, अगर बात करें बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले कौन सा भाषा है, तो आप सिंपल से कर देना डच भाषा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है। डच, फ्रेंच, जर्मन, इनमें से सभी। तो बेल्जियम में है बहुत सारी भाषा बोली जाती है, जैसे कि हमसे देख सकते हैं यहाँ पे डच भी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भी भाषा बोली जाती है, जर्मन भी भाषा बोली जाती है। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपका एक मन में कमेंट का आंसर क्वेश्चन आएगा, आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर अभी तो आपने डच बोला था। अरे बाबू, यहाँ पे 3 भाषाएं बोली जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक में भाषा जो बोली जाती है डच भाषा बोली जाती है। तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन बोलेगा अगर कि बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन से, तो डच। और बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये आप यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, डच, फ्रेंच, जर्मन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1956 में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। तमिल, सिंहली, अंग्रेजी, उर्दू। ठीक है, तो 1956 में अगर श्रीलंका में देखें, ठीक है, तो जो राजभाषा बना दिया गया था ये सिंहली को बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे लॉलीपॉप बच्चों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है ये वीडियो, कैसा लग रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें एक अच्छे से, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। सवाल क्या है 11 नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ से सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। परंपरागत ऊर्जा के 2 स्रोत का नाम लिखें। ठीक है, तो ये कोयला और पेट्रोलियम, इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा का 2 स्रोत कौन सा हो जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दे। अभी हम नवीकरणीय संसाधन के बारे में बता दिए थे, ठीक है, कि जो समाप्त नहीं होते हैं, जिसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर कैसे लिखोगे। वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जल हो गया, पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सारे के सारे नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इतिहास का सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी राजशाही सरकारों को क्या कहा जाता है, निरंकुशवाद सरकार कहा जाता है। मतलब ऐसा सरकार जो किसी पे निर्भर नहीं है, वो अपना मनमानी चलाता है, वो किसी पर अंकुश नहीं होता है। मतलब पूरे व्यवस्था है जो उसके हाथों में होता है। ठीक है, पूरे व्यवस्था जो होता है उसके हाथों में होता है, और वो अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग वो वहाँ पे कानून को चलाता है। ठीक है, वही है आपका निरंकुशवाद। जैसे हिटलर हो गया और भी बहुत सारे, नेपोलियन हो गए, ये सारी चीज़ है ना, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। ठीक है, तो ये आपका निरंकुशवाद का डेफिनेशन हो गया, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यंग इटली की स्थापना जो किया था ना, मेज़िनी किया था। कौन किया था, मेज़िनी किया था। ठीक है, याद रखिए, जियोसेपी मेज़िनी इसका पूरा नाम है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ को देख लेते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन अगर किसी तरीके से पूछता है। ठीक है, देखिए वीकली टेस्ट तो आपका एक बहाना है डियर। ठीक है, असली मकसद, असली उड़ान आपको कहाँ उड़ाना है, कहाँ पे मचाना है, तो ये आपको फाइनल एग्जाम में मचाना है। तो वीकली टेस्ट आप लोग पूरा तैयारी करो, चूँकि वीकली टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आपका प्रैक्टिस को बहुत बेहतर कर देता है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वीकली टेस्ट से भी आप लोग को जो है ना इंटरनल का जो मार्क्स मिलता है 20-20 मार्क्स, यहीं से आपको दिया जाता है। ठीक है, तो आप अच्छा मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे।
संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधन को वर्गीकरण कैसे करते हैं? देखिए, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग इसको दो रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो सवाल ऐसा भी आता है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने रूप में होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो आप लोग बोल देना कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। ठीक है, तो जैसा भी सवाल है, चाहे ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव है, तो इसका आंसर आप लोगों को करना है तो करना है। समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन? तो नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय, इसके भी दो प्रकार हैं समाप्यता के आधार पर। अगला देखिए, स्वामित्व के आधार पर, तो एक होता है इसका व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ये चार प्रकार के, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अब देखो विकास के स्तर पर अगर संसाधन को बांटे हम लोग, तो संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को याद कर लेना है। अब हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ तक के जो भी आप लोग को करवाए हम वीकली टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप लोग को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, ताकि आपका वीकली टेस्ट बढ़िया जाए, बेहतर जाए, आपको फाइनल एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ होते चले जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन में, और हर बार हम करवाते हैं, जब भी वीकली टेस्ट आप लोग का होता है तब हम आप लोग को हर बार एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि आपका मानसिक क्षमता बढ़े, मानसिक योग्यता बढ़े। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट हो आपका। चलिए, पहला सवाल इसमें है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नांकित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो ये आपका पुनः पूर्ति योग्य, याद रखिएगा। ठीक है, पुनः पूर्ति योग्य इसे बना सकता है। अगला सवाल देखो, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य क्या कारण है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है, भूमि का जो कटाव है, इसका क्या मुख्य कारण है? तो ये अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ठीक है, सोपानी सीढ़ीदार खेती, मतलब कि अगर मान लो कोई खेत इस तरीके से ढलाव है, तो वहाँ पे सीढ़ी बाय सीढ़ी करके बनाया जाता है, ताकि मिट्टी का कटाव रहे। ठीक है, मिट्टी ना कटे, इस रूप में यहाँ पे सीढ़ीदार नुमा खेती की जाती है। तो ये कहाँ पे किया जाता है? तो याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है? ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जो पूरा राष्ट्र उसका उपयोग करता है, उसका राष्ट्र पूरा कंज्यूम करता है ना, राष्ट्र उसका पूरा प्रयोग करता है। तो बाघ अगर कोई एक स्पेसिफिक जगह पे है, तो बताओ उसका कोई प्रयोग करेगा ज़्यादा, एक ही जगह कर सकता है ना, तो ये नहीं होगा। जल संसाधन, ये जो है ना राष्ट्रीय संसाधन है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ये संसाधन पूरा राष्ट्रीय संसाधन में आ जाएगा। शमशान भी एक स्पेसिफिक जगह का होता है। ठीक है, तो वो भी आपका पूरा राष्ट्र उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा। चारण भूमि, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है? तो याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी है। हाँ, इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा, गैस, कोयला, खनिज तेल। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है ना, ये नवीकरणीय संसाधन है, इसे बनाया जा सकता है, लेकिन गैस एक टाइम पे अगर खत्म होता है तो खत्म, कोयला भी एक टाइम पे खत्म होता है तो खत्म, खनिज भी आपका एक टाइम पे खत्म होता है तो खत्म। ठीक है, तो इसमें नवीकरणीय जो हो जाएगा ये आपका ज्वारीय ऊर्जा, जिसे बार बार दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। जियोसेपे मैज़्ज़िनी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ठीक है, यंग इटली की स्थापना यही बंदा किया था। ठीक है, यही इंसान, ठीक है, यही महाशय किए थे। जियोसेपे मैज़्ज़िनी जो है ये यंग इटली की स्थापना किए थे। ठीक है, और जियोसेपे मैज़्ज़िनी का जो जन्म हुआ था कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1807 में हुआ था डियर। कब हुआ था? 1807 में। और कहाँ पे हुआ था? तो जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जेनेवा में। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाता है ना। 8 नंबर, फ्रेडरिक सॉरियो कौन था? तो फ्रेडरिक सॉरियो कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार, ऑस्ट्रिया के इतिहासकार, जर्मन दार्शनिक, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी चित्रकार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट याद रखिएगा ये फ्रांस का सम्राट था। कौन था? फ्रांस का सम्राट। कैरोल कोपरस्की कौन था? ठीक है, कैरोल कोपरस्की कौन था? तो इटली के राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी। तो फ्रांसीसी राष्ट्रवादी ऑप्शन नंबर 20 का, अच्छा सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा इसका पॉलिश राष्ट्रवादी। ठीक है, पॉलिश राष्ट्रवादी हो जाएगा 10 नंबर का। अगला सवाल देखो यहाँ पे, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? ठीक है, तो कुस्तुनिया की संधि। ठीक है, कुस्तुनिया की संधि जो है इसमें क्या हुआ था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नांकित में से कौन सा महिला रूपक बनी? तो ये जर्मन में जर्मेनिया, याद रखिएगा, जर्मन में जर्मेनिया। ठीक है, याद रखिएगा, जर्मन में जर्मेनिया जो है महिला रूपक बनी थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है, तो कितना प्रतिशत? 18%। कितना परसेंट? 18% भाग है। निम्नांकित में से किस देश में सामुदायिक सरकार के प्रावधान हैं? तो ये आपका हो जाएगा इसका उत्तर बेल्जियम। निम्नांकित में से किस देश में सामुदायिक सरकार का प्रावधान है? तो ये है आपका बेल्जियम में। चलिए, और है 2-3 सवाल, बस कंप्लीट हो जाएगा आपका ये सेट पूरा। कौन सी भाषाई समूह ब्रुसेल्स के बहुसंख्यक है? जर्मन भाषी, इंग्लिश भाषी, फ्रांसीसी भाषी। तो फ्रांसीसी भाषी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से डैश से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। तो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो डच से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। ठीक है, डच से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे। भले ही ये बहुसंख्यक थे, ये बहुसंख्यक भाषा बोलने वाले थे, लेकिन फिर भी जो है ये इससे ज़्यादा जो है फ्रेंच भाषा लोग जो है ये ताकतवर थे। अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि लास्ट 2 सवाल बचे हुए हैं। श्रीलंका में 2 मुख्य जातीय गुट कौन है? तो ये श्रीलंका में जो 2 मुख्य जातीय गुट है ये कौन कौन हो जाएगा? हिंदू मुसलमान, मुसलमान और ईसाई, जर्मन और फ्रेंच, सिंहली और तमिल। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का सिंहली और तमिल, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं कि जो कि लास्ट सवाल है इस मॉडल पेपर का और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नांकित में से किस जातीय समूह की बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी है? ठीक है, तो बेल्जियम में सबसे बड़ी आबादी ये कौन सा हो जाएगा? तो ये आप लोग को हम पहले में ही आप लोग को बताए थे, पहले दूसरे क्वेश्चन में बता दिए थे कि बेल्जियम में बहुसंख्यक कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बता देना है यहाँ पे इसका आंसर। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। एक हिंट्स कर देते हैं कि बेल्जियम में जो सबसे ज़्यादा भाषा बोले जाने वाली है ना, वही इसमें इसका सबसे बड़ी आबादी हो जाएगा। चलिए इसका कमेंट करके फटाफट आंसर बताओ। चलिए अब आप लोग बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और इसका अगला मॉडल पेपर चाहिए तो आप सेट 2 ज़रूर कमेंट में लिख देना। ठीक है, आप लोग जितना लिखोगे, जितना कमेंट करोगे, उस हिसाब से यहाँ पर हम लोग उसकी तैयारी करते हैं और बढ़िया से आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर के आते हैं। तो आप लोग को चाहिए तो जल्दी से ज़रूर कमेंट करना। चलिए फिर बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोगों का रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।